अब हम आपको सबसे आसान भाषा में यह बताएंगे कि ये G20 समिट है क्या और इस समिट में ये सारे नेता आखिर क्या करने के लिए आए हैं। देखिए, भारत का जो आम आदमी है, आम नागरिक है, वो आज भी ये सोचता होगा कि ये सारे लोग आए तो हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये क्यों आए हैं और क्या करेंगे ये आने के बाद। तो अब सरल भाषा में ये समझिए, G20 का मतलब है ग्रुप 20, यानी 20 देशों का ग्रुप, इसलिए इसे G20 कहते हैं। यानी दुनिया के 20 बड़े देशों का ये एक ऐसा समूह है जो वैश्विक चुनौतियों के खिलाफ एक संगठन के रूप में काम करने का लक्ष्य रखता है कि हम मिलकर आपस में काम करेंगे और एक साथ पूरी दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं उनके साथ लड़ेंगे। सरल शब्दों में आप इस संगठन को एक ऐसा परिवार कह सकते हैं जिसमें 20 देश मिलकर रहते हैं और ये सारे तमाम बड़े बड़े देश हैं। अब जब इस परिवार के सभी 20 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष चर्चा करने के लिए एक तय स्थान पर इकट्ठा होते हैं तो इसी को समिट कहते हैं, यानी बैठक। और आम भाषा में आप इस समिट को एक तरह की महापंचायत भी कह सकते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहां पंचायत होती रहती है गांवों में, जिस तरह महापंचायत में कई गांवों के प्रधान इकट्ठा होते हैं, ठीक उसी तरह से दुनिया के 20 देशों की एक महापंचायत कल दिल्ली में होने वाली है, जिसका सरपंच इस बार भारत है। सरपंच आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी हैं इस बार इस पंचायत के। भारत की अध्यक्षता में ही 9 और 10 सितंबर को ये सारे देश इस समिट में हिस्सा लेंगे और इस समिट में कोई डील नहीं होने वाली। अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि यह समिट कोई बहुत बड़ी, ये कोई बिजनेस समिट है जिसमें इन देशों के नेता भारत के साथ कोई बहुत बड़ी एक ही दिन में डील करके भारत से जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। यह समिट इसलिए हो रहा है ताकि इन 20 देशों के नेता एक मंच पर आकर यह विचार कर सकें कि उनकी मौजूदा चुनौतियां क्या हैं। पहले तो इस पर सहमत हो जाएं कि हमारी चुनौतियां हैं क्या क्या और उन चुनौतियों के खिलाफ एक साथ कैसे लड़ा जा सकता है। यानी जिस तरह से एक परिवार में लोग किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए आपस में चर्चा करते हैं, ठीक वैसे ही ये तमाम नेता भी वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं। इस समिट में 4 मुद्दे तो ऐसे हैं जो पिछले साल के एजेंडे में भी शामिल थे। तो आप ये देख लीजिए कि वो मुद्दे हैं कौन से जिन पर ये चर्चा करेंगे। इनमें पहला मुद्दा है वैश्विक चुनौतियां, जिसमें सभी देश एक समान रूप से प्रभावित हो रहे हैं। और ये चुनौतियां क्या हैं जिनका असर सब पर पड़ रहा है? ये चुनौतियां हैं रशिया और यूक्रेन युद्ध का प्रभाव और इसकी वजह से पैदा हो रहा ऊर्जा का संकट, अनाज का संकट और इससे प्रभावित होती ग्लोबल सप्लाई चेन। आपने देखा होगा इस युद्ध की वजह से खास तौर पर यूरोप तो बहुत ही मुश्किल में है, वहां बिजली का संकट हो गया है, अनाज का संकट हो गया है और उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव इसका पड़ रहा है। सप्लाई चेन टूट गई है। दूसरा मुद्दा है विकासशील देशों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में वृद्धि करने पर विचार। तो अभी क्या होता है कि जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, उन्हें अभी और आगे विकसित होने में समय लग रहा है, लेकिन उन्हें रिसोर्सेज चाहिए, उन्हें पैसा चाहिए ताकि पूरा एक समय ऐसा है जब पूरा की पूरी जो दुनिया है, विश्व है, वो एक समान हो जाए, सब जगह विकास पहुंच जाए। और यह जिम्मेदारी है विकसित देशों की। तो यह बताया जाएगा कि जो विकसित देश हैं और जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जैसे यूएन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये कैसे कम विकसित देशों की मदद कर सकते हैं और कैसे वहां पर भी विकास पहुंचे, इस बात को इंश्योर कर सकते हैं। इसलिए उन्हें और ज्यादा पैसा दिया जाए, रिसोर्स दिए जाए। तीसरा मुद्दा है डेट मैनेजमेंट को व्यवस्थित करना, यानी जो उधार का जो मैनेजमेंट होता है उसे व्यवस्थित करना। और चौथा मुद्दा है क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने के लिए सभी देशों के बीच एक आम सहमति बनाना। ये मुद्दे हैं। अभी क्रिप्टो करेंसी पर दुनिया में हर देश के अलग अलग विचार हैं, हर देश के अलग अलग नियम हैं, हर देश में अलग अलग कानून हैं। ये मुद्दे पिछले साल की बैठक में भी थे, लेकिन क्योंकि इस बार के समिट का सरपंच भारत है, इसलिए भारत ने G20 के फ्रेमवर्क में अपनी तरफ से 3 मुद्दों को इस समिट के एजेंडे में और शामिल किया है। अब ये कौन से मुद्दे हैं जिन्हें भारत दुनिया के सामने पेश करना चाहता है? पहला मुद्दा है ग्रीन डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज पर G20 में पहले भी चर्चा हुई है, लेकिन भारत इस मुद्दे को एक नई अप्रोच के साथ दुनिया के सामने लेकर आया है, जिसे उसने लाइफ का नाम दिया है, LIFE, लाइफ का नाम उसने दिया है। और भारत ये ग्रीन डेवलपमेंट और जलवायु परिवर्तन पर खास तौर पर जोर देना चाहता है। भारत का कहना है कि वो इन देशों के साथ ऐसे विकास को अपनाने का लक्ष्य रखता है जिसमें प्रकृति का भी ध्यान रखा गया हो और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर केंद्रित हो। अब देखिए इसके पीछे सोच क्या है। भारत तो सनातन धर्म का देश है। सनातन धर्म का मतलब क्या है? सनातन धर्म में हम प्रकृति में भगवान देखते हैं, हम तमाम जीव जंतुओं में भगवान का रूप देखते हैं, ईश्वर का रूप देखते हैं, हम
प्रकृति में, नदियों में, जल में, सूर्य में, सब जगह भगवान का रूप देखते हैं, पहाड़ों में भगवान का रूप देखते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रकृति को प्रोटेक्ट किया जाए। दूसरा मुद्दा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें भारत का यूपीआई है, जिसे पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम माना जाता है। और आप में से ज्यादातर लोग इस यूपीआई का अभी इस्तेमाल कर रहे होंगे जब आप अपने फोन के जरिए आजकल किसी भी चीज की पेमेंट कर देते हैं। इस मामले में भारत पूरी दुनिया में सबसे आगे निकल गया है। और तीसरा मुद्दा है विकास में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना। तो ये वो मुद्दे हैं जिन पर कल G20 की बैठक में भारत की पहल पर चर्चा होगी। G20 का समिट हर साल होता है, लेकिन भारत में हो रहा इस बार का समिट खास क्यों है? ये कई मायनों में पुराने समिट से बिल्कुल अलग है। अब ये समझिए ये अलग क्यों है। पहले वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका दरवाजा खटखटाने तक सीमित थी, जिसमें हम दुनिया के बड़े बड़े एलीट क्लब्स में जाकर दरवाजा खटखटाते थे, उनसे अनुरोध करते थे कि हमें भी उनके इस क्लब में यानी इस मंच में प्रवेश करने दिया जाए, हमें भी थोड़ी सी जगह दे दी जाए, हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे। लेकिन अब भारत की यह भूमिका बदल चुकी है। अब हमारा देश न सिर्फ दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ एक ही टेबल पर बैठा है, बल्कि इस टेबल की मुख्य जो कुर्सी है उस कुर्सी पर भारत बैठा है। और आज हमारा देश दुनिया के दूसरे देशों से इन्विटेशन पाने के लिए संघर्ष नहीं कर रहा, बल्कि इस बार हम दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इनवाइट कर रहे हैं और हम उनका स्वागत कर रहे हैं। तो अब हम इनविटेशन का इंतजार नहीं कर रहे, अब हम इनवाइट कर रहे हैं। यह फर्क है। इस बार का G20 इसलिए भी अलग है क्योंकि इस बार भारत ने अपने हिसाब से, अपनी नजर से और अपने अनुभव से इस समिट का पूरा एजेंडा तैयार किया है और उसे बड़े ही अद्भुत तरीके से लागू किया है। यानी भारत ने जो एजेंडा सेटिंग की है वो बिल्कुल अलग की है बाकी देशों से, और जो इंप्लीमेंटेशन किया है उसका वो भी बिल्कुल अलग है। पिछले एक साल में भारत के 60 शहरों में G20 की 200 बैठकें हुई और ये एक नया रिकॉर्ड है जिसमें हमने पहली बार आम जनता को G20 के समिट से जोड़ा और लोगों को बताया कि यह समिट असल में सिर्फ नेताओं का नहीं है, राष्ट्राध्यक्षों का और डिप्लोमेट्स का नहीं है, सरकारों का नहीं है, आपका भी है। और हम इस G20 समिट को अपने देश के कोने कोने तक लेकर गए। जैसे मैंने कहा 60 देशों तक, 60 शहरों तक हम इसे लेकर गए हैं। तो पहली बार हमने G20 जैसे समिट के दरवाजे अपनी जनता के लिए खोले हैं। इससे पहले यह समिट आम जनता से दूर एक बड़े बंद हॉल में हुआ करते थे और इस समिट की पहुंच अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष, वहां के राजनयिक, अर्थशास्त्रियों और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के विशेषज्ञों तक ही सीमित होती थी। जनता का इससे कोई लेना देना नहीं होता था। ये समिट हुआ करते थे, मीडिया कवर करता था, नेता आते थे, विशेषज्ञ आते थे, डिप्लोमेट आते थे, खत्म हो जाता था, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इस बार जिस तरह से भारत ने एक क्रिएटिव एजेंडा सेट किया और उसे लागू किया, उससे यह समिट आम जनता का समिट बन गया। ये पहली बार हुआ है इस समिट के इतिहास में जब किसी देश ने इसे जनता के लिए खोल दिया है। आज भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि भारत की राजनीति में और भारत में G20 का समिट हो रहा है और सारे देश के लोग इसमें एक भागीदार की तरह शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा इस समिट को अलग बनाने के लिए भारत ने G20 के फ्रेमवर्क में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को शामिल कराया और बताया कि भारत दुनिया को डिजिटल क्रांति का मार्ग दिखा सकता है और इस क्षेत्र में हमसे दुनिया बहुत कुछ सीख सकती है। यह भारत का, यह हमारा एक यूएसपी है। इसी के साथ भारत ने एक बहुत बड़ा काम किया है। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर चीन समेत कई देश सहमत हो गए हैं। यानी भारत G20 की न सिर्फ अध्यक्षता कर रहा है बल्कि इसके विस्तार की भी कोशिश कर रहा है। और एक अच्छा नेता कौन सा होता है? वो होता है जो अपनी टीम का विस्तार करता है। इसलिए भारत ने अकेले अपने दम पर G20 में अफ्रीकी देशों के लिए दरवाजा खोल दिया है और अब अगली बार अफ्रीकी देश भी इसमें शामिल होंगे। इसलिए इसका नाम जो G20 है, ये G20 का आखिरी समिट होगा। इसके बाद ये G20 नहीं रहेगा, ये G21 बन जाएगा। तो G20 का ये आखिरी समिट है। अगली बार से ये G21 होगा क्योंकि इसमें अफ्रीकन यूनियन भी शामिल होगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। इस बार का G20 समिट अलग और खास क्यों है? अब 3 पॉइंट्स में समझिए। इस बार का जो G20 है, असल में अगर मुझसे आप पूछें, सबसे मुश्किल समिट है ये, क्योंकि ये सबसे मुश्किल हालात में हो रहा है और ऐसे हालात में दुनिया में एक सहमति बनाना इस बार सबसे मुश्किल काम है। तो भारत ने ऑर्गेनाइज तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन मुश्किलें भी भारत के सामने ही सबसे ज्यादा है। पहला, यह समिट
कोविड के बाद की चुनौतियों के बीच हो रहा है, जिसमें कोविड ने बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, तोड़ दिया। सारे देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा चुकी है। कोविड से सारे देश परेशान है। ये ऐसे समय में हो रहा है। दूसरा, ये समिट ऐसे समय में हो रहा है जब रशिया और यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 1.5 साल बीत चुके हैं और इसकी वजह से पूरी दुनिया में महंगाई है। इसमें ऊर्जा, कच्चे तेल और अनाज का संकट काफी गहरा हो रहा है और पूरी दुनिया इससे संघर्ष कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया और यूक्रेन के वॉर के मुद्दे पर पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई है, पोलराइज हो चुकी है। जो G20 के जो देश हैं ये भी 2 हिस्सों में बंट चुके हैं। कुछ रशिया के साथ हैं, कुछ यूक्रेन के साथ हैं, कुछ ऐसे हैं जो दोनों के साथ हैं। इसलिए इस मुद्दे पर सहमति बनाना सबसे मुश्किल चुनौती है, क्योंकि इसने पूरे दुनिया को बांट कर रख दिया है। तीसरी चुनौती है चीन का विस्तार और चीन की हर कीमत पर महाशक्ति बनने की जिद, जिसके लिए वो अमेरिका को लगातार चुनौती दे रहा है। चीन चाहता है कि वो महाशक्ति की जो एक गद्दी है वहां से वो अमेरिका को हटाए और उस कुर्सी पर खुद बैठ जाए, और इसके लिए उसने ठान लिया है और वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। इसलिए ये जो पश्चिमी देश हैं, अमेरिका है, ये चीन के विस्तार से परेशान है, चीन को रोकना चाहते हैं। इसके अलावा चीन की नजर भारत की जमीन पर भी है, लेकिन हमेशा की तरह जो हमारा सबसे पक्का दोस्त था रशिया, वो इस बार भारत को बचाने के लिए बीच में नहीं आएगा, क्योंकि चीन रशिया का भी पक्का दोस्त है और इस समय रशिया को भारत से भी ज्यादा जरूरत है चीन की, क्योंकि अब चीन और रशिया की जो पार्टनरशिप है उसमें चीन सीनियर पार्टनर है और रशिया जूनियर पार्टनर है। सोवियत संघ के टाइम में सोवियत संघ सीनियर पार्टनर होता था और चीन जूनियर पार्टनर था। अब स्थिति बदल गई है, अब चीन सीनियर पार्टनर है, चीन के पास पैसा है और रशिया को इस समय पैसा चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए और एक बड़ा देश चाहिए जो उसका समर्थन कर सके। इसलिए रशिया बीच में नहीं पड़ेगा। इसलिए भारत की दोस्ती अब अमेरिका से बढ़ रही है, क्योंकि वो जानता है कि अगर चीन से आंखें मिलानी है तो हमें एक ना एक आदमी, एक दोस्त ऐसा चाहिए जो हमारे पीछे खड़ा रहे, और अगर वो रशिया नहीं है तो फिर वो अमेरिका होगा। G20 समिट का आयोजन कल सुबह 9:30 बजे से होगा, जिसमें सबसे पहले सभी देशों के नेता एक ग्रुप फोटो खिंचवाएंगे। इस फोटो के बाद इस समिट की औपचारिक शुरुआत होगी। सबसे पहला सेशन सुबह 10:30 बजे शुरू होगा, जिसे वन अर्थ का नाम दिया गया है। यह सेशन दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। इसके बाद 1:30 बजे से 3 बजे के बीच अलग अलग देशों के नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी, बैठकें होंगी। फिर दोपहर 3 बजे से समिट का दूसरा सेशन शुरू होगा, जिसका नाम है वन फैमिली, यानी एक परिवार। हम सब एक परिवार की तरह हैं, और यह सेशन 1 घंटा 45 मिनट का होगा। सारे कार्यक्रम उसी कन्वेंशन सेंटर में होंगे जिसे भारत मंडपम का नाम दिया गया है। और इन सारी बैठकों के बाद कल शाम को लगभग 5 बजे सभी नेता अपने अपने होटल्स के लिए रवाना हो जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे और फिर रात को 8 बजे इसी भारत मंडपम पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से एक डिनर का आयोजन किया गया है, जिसमें 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और नेता इस डिनर पर मिलेंगे, शामिल होंगे, साथ में बैठकर खाना खाएंगे। इसके अलावा इस डिनर में देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी राष्ट्रपति की तरफ से आमंत्रित किया गया है, जिनमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन भी इसमें, उन्हें भी इन्वाइट किया गया है, और भी जो हमारे देश के बड़े बड़े राज्य हैं उन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इसमें शामिल किया गया है। और ये उम्मीद है कि ये सारे नेता कल दिल्ली में इस डिनर में शामिल होंगे। और ये वही डिनर है जिसके बारे में शुरू में ही विवाद हो गया था, क्योंकि इस डिनर का जो इनवाइट आया था उसमें लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। जो इनवाइट था उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। तो कौन कौन आने वाला है ये हम आपको बता चुके हैं, टाइम टेबल हम आपको बता चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है, देखिए राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हैं और कांग्रेस पार्टी इससे नाराज है अभी, क्योंकि इस डिनर में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं आमंत्रित किया गया है। लेकिन दूसरा तथ्य है कि इस डिनर में दूसरी पार्टियों के अध्यक्षों को भी आमंत्रित नहीं किया गया है।